and welcome to our YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you class 12 chapter 2 of economics, theory of consumer behavior. So let us continue with this topic, that is demand function. As I have already told you, what does it mean? That is, there is a negative relationship between the price and demand. जब हमारी प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज होने पे हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. सी जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. जैसे हमारी प्राइस P1 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी थी? Q1 थी. बट लेकिन अभी हमारी प्राइस जो है वो रिड्यूस्ड हो गई Q1 P1 से P2 के ऊपर. देन क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज फ्रॉम P2 टू Q2. यानी प्राइस के कम होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड जो होती है फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी वी वांट मोर, हमें ज्यादा चाहिए होती है. सपोज अगर हमारी जो राइस है, अगर हम राइस परचेज कर रहे हैं ₹5 पे, हम 10 kg की हमारी रिक्वायरमेंट है राइस की, बट लेकिन अब उसकी प्राइस होगी है ₹4. डेफिनेटली वी विल डिमांड मोर, 12 kg की हम डिमांड करेंगे. यानी प्राइस के रिड्यूस होने से हमारी क्वांटिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है और प्राइस के इंक्रीज होने पे हमारी क्वांटिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. दैट्स व्हाई आवर डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड. तो नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर में एज आई हैव टोल्ड यू हाउ आवर डिमांड कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड. कैसे हमारी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती थी, कैसे हमारी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती थी. ड्यू टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम इफेक्ट वी हैव स्टडीड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स थे जिससे हमारी जो डिमांड कर्व की शिफ्ट अपवर्ड होती थी या डाउनवर्ड होती थी. तो ये तो सारा हमारा क्राइटेरिया था व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड, जब हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं. बट नाउ व्हाट डज इट मीन दैट मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? व्हेन वी आर टेकिंग द डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टुगेदर, यानी हम सब इंडिविजुअल की डिमांड, मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल है उन सब का हम सबमिशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए उसकी कितनी डिमांड होगी. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड. सपोज हम ये मानते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस कि हमारी मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए है और कंज्यूमर बी है. कंज्यूमर ए की जो डिमांड है when there will be P1 प्राइस, अगर P1 प्राइस होती है तब उसकी डिमांड Q1 होती है. और कंज्यूमर अगर हम B की तरफ देखते हैं तो P1 प्राइस पे उसकी डिमांड Q2 होती है. अगर प्राइस रिड्यूस हो रही है P1 से P डैश के ऊपर, तब कंज्यूमर A की डिमांड Q1 डैश होती है और कंज्यूमर बी की डिमांड P डैश पर हमारी Q2 डैश होती है. ये तो हमारी इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड है. बट जब हम उसे क्लब आउट करते हैं, दैट मीन्स उसको हम सबमिशन करते हैं, वी विल गेट द टोटल मार्केट डिमांड. तो हमारे को यहाँ पर टोटल मार्केट डिमांड मिलती है. P1 प्राइस पे कंज्यूमर की जो डिमांड है, दोनों कंज्यूमर की डिमांड कितनी है? Q1 प्लस Q2 है. और P1 डैश पे दोनों कंज्यूमर की डिमांड कितनी है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश. तो दिस इज आवर टोटल मार्केट डिमांड. दिस इज आवर टोटल मार्केट डिमांड. ओके, तो मार्केट डिमांड कैसे हम दिखाते हैं? व्हेन वी एड अप ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, सो वी विल गेट द मार्केट डिमांड. क्लियर दिस कंसेप्ट? So we are coming to the next topic, that is elasticity of demand. Elasticity of demand का मतलब क्या है? मतलब हमारे डिमांड में कितनी परसेंटेज में चेंजेस आए
दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज ओवर होने से कितने हमारी डिमांड में चेंजेस आए, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। And the formula to find out that is elasticity of a demand, you can say that is a percentage change in quantity demanded upon the percentage change in the price। यानी हमारा क्या होगा, that is delta Q upon Q0। I will clear this concept, but you listen before the that is हमारी जो elasticity क्या हुई, इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q0 अपॉन डेल्टा P अपॉन P0 इंटू 100 ऑन बोथ द साइड। सी अभी इस कंसेप्ट को आई जस्ट क्लियर विद द एग्जांपल। P0 हमारी प्रीवियस प्राइस है और जो P1 है जो हमारी अभी करंट प्राइस है। ऐसी जो हमारी Q0 है जो हमारी प्रीवियस क्वांटिटी डिमांडेड थी और जो हमारा Q1 है वो हमारी अभी की क्वांटिटी डिमांडेड है। इन दोनों को हम डिफरेंस करते हैं तो हमारी जो चेंज ओवर है दैट वी विल फाइंड आउट। सपोज हमारी राइस की जो प्राइस थी P0 कितनी थी, ₹5 पर केजी थी। पहले जो प्राइस थी राइस की ₹5 पर केजी थी, बट लेकिन अभी प्राइस P1 जो अभी करंट प्राइस हो गई है दैट इज ₹6 पर केजी हो गई है, मतलब ₹1 पर केजी इंक्रीज हो गई है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी थी, जब ₹5 पर केजी थी तब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 10 केजी थी। So as I have told you, when price will increase, so definitely our quantity demanded will reduce। तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी, 8 केजी सपोज हो गई। तो इन दोनों में कितना चेंजेस आया, हमारे प्राइस में ₹1 केजी का ₹1 पर केजी का आया और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में 2 केजी का आया। तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग इन दिस फॉर्मूला कि जो हमारे चेंज ओवर आए वो कितने आए, दैट इज वी विल फाइंड आउट इन द परसेंटेज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना उसमें चेंजेस आए, दैट बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज आने से हमारी कितनी क्वांटिटी डिमांड में हमारे चेंजेस आए, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसमें कंसेप्ट को समझते हैं कि ये हमारा ग्रेटर देन कब होगा, लेसर देन कब होगा और इक्वल टू कब होगा। जब जस्ट सी हियर, प्राइस ये हमारी क्वांटिटी है एंड Q इज अ क्वांटिटी, P इज अ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू कैन से। जब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं, बढ़ने से या रिड्यूस होने से, अगर क्वांटिटी डिमांड में बहुत चेंजेस आ जाते हैं तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर हो जाती है। अगर प्राइस के कम बढ़ने या रिड्यूस होने पे ही क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही कम चेंजेस आते हैं, देयर इज नॉट मच मोर चेंजेस इज कमिंग, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन 1 होती है। और जब हमारा एकदम इक्वल रहता है, जितनी परसेंटेज में हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो उतनी परसेंटेज में हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज होती है। प्राइस के जब हमारी प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी इक्वली इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है। ये किस चीज में होता है, जब हमारे ग्रेटर देन 1 होता है, दैट इज कितनी इलास्टिसिटी इसमें मोर होती है, दैट इज अ मोर इलास्टिसिटी इज कमिंग। क्यों होता है, जब हमारे लग्जूरियस गुड्स होते हैं। ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब हमारे लग्जूरियस गुड्स होते हैं, जो हमारी नेसेसरी थिंग्स नहीं होती, मतलब वी आर नॉट यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, तब हमारी उसमें प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट जो हमारी नेसेसरी चीजें होती हैं
उनमें प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं करती है। प्राइस के इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से हमें कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे को यूज करना ही है अपने डेली बेसिस में। वी हैव टू यूज इट, उसके बिना नहीं हो सकता। जैसे वीट है, राइस है, फ्रूट्स है, पल्सेस है, दैट इज व्हाट वी हैव टू, मिल्क है, हमें वो डेली यूज हमें करना ही है, मतलब उसके बिना वी कांट सर्वाइव। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस हमारी नेसेसरी चीजें में हमारी प्राइस जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। प्राइस इज इनइलास्टिक, कुछ इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। बट यहाँ पे हमारे फर्स्ट केस में जहां पे ग्रेटर देन 1 होता है, वहां पे प्राइस की इलास्टिसिटी होती है, मोर इलास्टिसिटी होती है। मतलब अगर लग्जूरियस गुड जैसे कार है, उसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो हम ये सोचेंगे चलो ठीक है, वी डोंट वांट टू परचेज कार, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल परचेज बाइक, वी विल परचेज स्कूटी एंड ऑल। तो हम अपनी उसको स्विच ओवर कर लेंगे अपनी डिमांड को। एंड यहाँ पर इस केस में जैसे प्राइस और क्वांटिटी में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, तो हमारी यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है। तो ये चीज हमारी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गुड के ऊपर, कैसे हम गुड यूज कर रहे हैं। जो हमारे डेली बेसिस के गुड्स होते हैं उसमें प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, वो हमारी इनइलास्टिक ही रहती है। बट लेकिन अगर प्राइस हमारी ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वो हमारी लग्जूरियस आइटम होती हैं, जो हम मतलब दिस इज नॉट आर डेली यूज इन डेली थिंग्स, मतलब हमारे को डेली यूज नहीं हो रही है। वी कैन अवॉइड फॉर सम टाइम, हम थोड़े टाइम के लिए उसको अवॉइड कर सकते हैं, बाद में भी परचेज कर सकते हैं। सो आई विल मेक अनदर डायग्राम ऑल्सो, सो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू of this chapter. The concept is very clear to you with this diagram. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा क्या आता है, ये जो इलास्टिसिटी आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, EP इक्वल टू इन्फिनिटी है, देन EP इज ग्रेटर देन 1 है, EP इक्वल टू 1 है, EP इज लेसर देन 1 है, EP इक्वल टू 0 है। यानी इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक, मतलब बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं उसमें। अगर थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो हमारी डिमांड में बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ईपी हमारा ग्रेटर कब होता है, जब हमारे ग्रेटर चेंजेस आते हैं प्राइस में, जरा से इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे डिमांड में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और इक्वल टू 1 कब होता है, जब मैंने आपको बताया था यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है, जब परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। जब हमारी डिमांड और प्राइस में इक्वल चेंजेस आते हैं तब हमारी क्या होते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है। और EP इज लेस देन 1 कब होते हैं, जब परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज लेसर द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। मतलब प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में माइन्यूट या कुछ ही चेंजेस आते हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 होता है। ये कब होता है हमारा लेस देन 1, जब हमारा जो गुड्स होता है वो इनइलास्टिक होता है। जो हमारी नेसेसरी चीजें होती हैं, जो हमारे डेली बेसिस में हम यूज करते हैं, तब इस केस में हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। उसमें हम अगर प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने पे हमारी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ग्रेटर देन 1 में कब होता है, जब हमारी लग्जूरियस गुड्स होती हैं, जिनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं फॉर सम टाइम, तब उसमें प्राइस इलास्टिसिटी उसके लिए हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। और EP जब हमारी इक्वल टू 0 है, तो कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी, यू कैन से दैट दिस इज अ परफेक्टली, यहाँ पे कांस्टेंट, नो इफेक्ट, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा इलास्टिसिटी के ऊपर, दैट्स रिमेन सेम। चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, हमारी डिमांड उतनी ही रहेगी, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे उसकी डिमांड के अंदर। ओके, दैट इज अ
परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है यहाँ पर। अब ये हमारा था पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करा है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पर आप इसी तरह से नोट डाउन करना मेरे पॉइंट्स को, जो आपको कंसेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। ई से मतलब मैंने डिनोट करे एक्सपेंडिचर को, क्यू से मैंने क्वांटिटी लिया है और पी से मैंने यहाँ पर प्राइस लिया है। जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होता है, वी विल डिमांड मोर गुड और लेसर गुड। क्या हम क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? तो प्राइस के इंक्रीज होने से हम क्वांटिटी की डिमांड, ऑब्वियसली अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी क्वांटिटी की डिमांड कम हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब क्वांटिटी की डिमांड में बहुत चेंजेस आ रहे हैं प्राइस के इंक्रीज होने से, तो डेफिनेटली हम अगर क्वांटिटी की क्या कहते हैं डिमांड, क्वांटिटी की डिमांड हमारी उस केस में कम होगी जब प्राइस इंक्रीज होगा, तो हमारे एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, खर्चे, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जब हमारी प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी की डिमांड हमारी कम होगी, तो हमारे खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो इस केस में हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा बिलो की लेवल पे चला गया। जब प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही है तब क्वांटिटी की डिमांड हमारी क्या होगी, कम होगी, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो बिलो की तरफ जाएगा। I just want to tell you the relationship between the price and the expenditure mainly. That's why I'm just clarify this concept with this P and E only. See, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रही है, बट लेकिन हमारी लेसर द चेंज इन द क्वांटिटी डिक्लाइन, हमारी क्वांटिटी के अंदर कुछ ही चेंजेस आए हैं, बहुत ही कम चेंजेस आए हैं। वो किस केसेस में होता है वो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो हमारी नेसेसरी थिंग्स होती हैं उसमें हमारी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। जहां पर हमारी इनइलास्टिक डिमांड होती है, जैसे हमारी डेली में जो हमने यूज करनी है उसके प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें डेली बेसिस में लेनी ही है। तो इसमें क्या होगा, हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज ही करेगा। We have to spend the money, although the price has been increased, but still we will demand more. हम उसके लिए खर्चे करेंगे ही करेंगे। ओके, तो अभी हमारे एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। बट जहां पर इक्वल होती है हमारी प्राइस की चेंजेस और क्वांटिटी की चेंजेस इक्वल होती है, the percentage change in the price and the quantity that's same, then there will be no change on expenditure. एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब दोनों इक्वल ही होंगे तो दोनों इक्वल होने से एक्सपेंडिचर पे हमारा कोई भी असर नहीं पड़ता। बट ये क्या होगा, नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, अगर हमारा प्राइस रिड्यूस करता है तब उसका क्या इफेक्ट होगा हमारा क्वांटिटी पे, हमारे एक्सपेंडिचर पे। अगर हमारी ही प्राइस डिक्रीज कर रही है तो प्राइस की डिक्रीज होने से क्या होता है, हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी। सो डेफिनेटली अगर हमारी प्राइस कम होगी वी विल डिमांड मोर, ज्यादा डिमांड करेंगे हम। तो प्राइस की कम होने से आर डिमांड विल इंक्रीज, बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर हमारी प्राइस रिड्यूस होती है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चेंजेस नहीं आ रहे हमारे डिमांड के अंदर, बहुत चेंजेस नहीं आ रही, इतने तो हमने स्पेंड करने ही थे, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो हमारे उस केस में क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारे बिलो चले जाएंगे। मतलब हमारे ये हमने इतने तो खर्च करने थे, एज ए वी आर स्पेंडिंग, हम कर ही रहे हैं, चाहे थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज हुई है तब भी हम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे इस केस में अगर इक्वल हो जाता है, इक्वल परसेंटेज चेंज हो जाता है, तो हमारे उस केस में
प्राइस और क्वांटिटी में अगर हमारी इक्वालिटी आ जाती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी में, तब हमारी जो है एक्सपेंडिचर अनइफेक्टेड रहता है। तो अगर हम इस कंसेप्ट से देखते हैं तो ये क्लैरिफाई हम करते हैं, जब ग्रेटर चेंजेस आते हैं हमारे प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से, तो एक्सपेंडिचर जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे देखो, पहले हमारा ग्रेटर चेंज था, प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था, अपोजिट जा रहा था, और यहाँ पर प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा था, एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज में जा रहा था। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ये वेरी करते हैं। अगर हमारा ग्रेटर चेंजेस आता है क्वांटिटी में, और अगर इन केस हमारा लेसर चेंजेस आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारा प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा था और एक्सपेंडिचर हमारी इस केस में भी इंक्रीज कर रहे हैं, और लेसर चेंजेस अगर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं प्राइस के रिड्यूस होने से, यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं हमारे, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ग्रेटर चेंजेस में हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं प्राइस और एक्सपेंडिचर, और लेसर चेंजेस में हमारे जो है सेम डायरेक्शन में जाते हैं, और इक्वल टू में हमारे अनचेंज रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू सेंड मी ऑन द कमेंट बॉक्स पे. आप लिख के देख सकते हैं कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स है, तो आई विल क्लैरिफाई दिस कंसेप्ट. और if you like this video then you please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.